हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम फिर से एक नई क्लास के साथ आपके साथ हाजिर हैं, जिसमें हम SSGD के लिए हिंदी की 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। और उसमें आप सभी को पार्टिसिपेट करने और सब बेस्ट परफॉर्म करना है कि आपके कितने आंसर सही है, ये कमेंट बॉक्स में बताना है। तो शुरू करते हैं आप आज का क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है 26 से लेकर 30 तक हमें दिए गए पर्सन के पर्यायवाची शब्द बताने हैं। जैसे आपका 26 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बताया गया कि अम्ल का पर्यायवाची क्या है। तो अम्ल का पर्यायवाची इमली, अंगूर, अमरूद या पपीता। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा है, जल्दी से बताओ। देखिए, अम्ल कैसा होता है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। तो आपको जायज़ सी बात है, तो पता चल गया होगा कि अम्ल का पर्यायवाची इमली है। तो पहला आंसर किसका राइट हुआ, किन किन का राइट हुआ, कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विराट का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो विराट यानी, समझते हो विराट क्या होता है। विराट यानी विशाल, लाभ, आमिश्रित, भविष्यकाल। तो इसका आपके सही आंसर कौन सा रहने वाला है, जल्दी से कमेंट में बताओ। देखिए, तो विराट का मतलब होता है विशाल, और इसका आपका सही आंसर है ए, एज करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर, अगला क्वेश्चन है आया। आया का पर्यायवाची आया का पर्यायवाची होता है धनी, आय, उपाय, तिथि। तो इसमें आपकी आया का पर्यायवाची है धनी। इसका करेक्ट आंसर होने वाला ए, आया यानी होता है पैसे, जो पैसे होते हैं उसी के पास, वही तो धनी होता है ना। तो इसका करेक्ट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है। स्पर्श व्यंजन का मतलब समझो, जैसे हम बोलते हैं ना, तो हमारे कौन से मुंह में, जैसे हमारे टीथ है, ट्रंक है, और हमारे एक लिप्स है, कैसे आपस में टच होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन का मतलब, जैसे आप बोल के देखो, श, है, ल, छ। तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है, छ। छ को हम बोलते थे हमारे, ये जो है ना, दांतों के जस्ट ऊपर का भाग, तलवा और तलवे के नीचे का भाग। तो ये हमारी जीभ से और दोनों से टकराते, तो इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है डी, डी इज करेक्ट आंसर। तो चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम शब्द समझते हो ना, जिसका हम शुद्ध रूप पढ़ते। तो तत्सम, इसका करेक्ट आंसर बताओ। देखिए जल्दी से, ए आम्र, बी आँख, आंसू, सी ईंट। तो ईंट का तो कोई मतलब ही नहीं है इसमें, बताओ। देखिए इन तीन में से, चलो मैं आपके क्वेश्चन थोड़ा और हल कर देती हूँ। इसमें आपके इन तीनों में से कौन सा आंसर होने वाला है, जल्दी से आंसर दो। देखिए, तत्सम आम, आँख, आंसू, जल्दी से बताओ। देखिए, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। कई बच्चों के आंसर काफ़ी फटाफट आ रहे और करेक्ट भी आ रहे। तो लगभग का आंसर ए आ रहा है। चलो आम ही मान लेते। चलो हम इसका
आपकी करेक्ट आंसर होगा आम। करेक्ट आंसर इज ए। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? यानी कि आपको इन शब्दों में से शुद्ध शब्द चुनना है, कौन सा शब्द शुद्ध लिखा हुआ है इसमें। जिसकी हिंदी बहुत अच्छी होगी वह तो बहुत अच्छे से आंसर दे पाएगा इसका। आपको हिंदी को ना वीक वीक में नहीं लेना है कि ये तो बस ऐसे ही है, में से बिना पढ़े ही पास हो जाएंगे। इसको भी अच्छे से तैयार करना। हाँ, थोड़ा कम समय कम दे सकते हो लेकिन पढ़ना ज़रूर है। तो इसका करेक्ट आंसर बताओ। देखिए, अंजलि, अंजलि, अंजलि और अंजलि। तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा? आप अंजलि को शुद्ध रूप से कैसे लिखोगे? यानी कि हम अंजलि लिखेंगे आधा न, जय और छोटा वाला ली लिखेंगे। इसमें बड़ा वाला ली नहीं लिखेंगे, छोटा वाला ली लिखेंगे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 32 नंबर, जिसमें महेश शब्द में कौन सी संधि संधि पड़ी है ना? तो फटाफट आंसर दो। देखिए, महेश शब्द का संधि महेश शब्द में कौन सी संधि होती है उसमें? महेश, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि या आदि संधि? देखो, इसमें गुण संधि तो नहीं होगी। गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। बताओ देखा, इन चारों में से कौन सा आपका आंसर रहेगा? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है गुण संधि। गुण संधि, इसमें संधि विच्छेद देखो, इसमें ये ए और ई मिलकर सी बन गया ना, तो इसलिए इसमें महेश महेश हो गया। और यण संधि में अगर आधा कटा हुआ अक्षर आ जाए तो उसमें यण संधि होगी। और वृद्धि संधि में यहाँ पे दोनों मतलब ये स्वर है ना, ये बड़े होने चाहिए, तब इसमें वो वृद्धि संधि होगी। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माता पिता शब्द में कौन सा समास है? तो समास पढ़े होंगे ना आपने, बताओ जल्दी से आंसर दो। देखिए, माता और पिता। माता और पिता को कैसे लिखते हैं? माता और पिता ऐसे लिखते हैं ना, माता और ऐसे लगाते हैं पिता। तो इसमें द्विगु, द्वंद, क्रमधारय, बहुव्रीहि कौन सा समास आएगा इसमें? जल्दी से आंसर दो इसमें। हाँ, सभी बच्चों के आंसर आप चॉइस का मतलब आपको समास आते काफ़ी ज़्यादा। चलो, गुड गुड। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर डी होने वाला है। सॉरी, डी नहीं, बी। हाँ, करेक्ट आंसर बी है, तो बी इज राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा यह है मुहावरा। तो मुहावरे भी आते होंगे काफ़ी ज़्यादा आप सभी को, आपने 10 तक बहुत पढ़े होंगे लगभग। मुहावरे ही देखते हैं हम सबसे ज़्यादा 10th में, तो कुछ हमें आता नहीं है। तो इसका आंसर बताओ। देखिए, दाम लगाना मुहावरे का अर्थ होता है मूल्य आंकना, पूरी कीमत देना, लागत मात्र देना, मोल भाव करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? मूल्य आंकना। हम कहते हैं उसके दाम लगा के आए, मतलब दाम लगाना। दाम का अर्थ होता है पैसा, तो दाम लगाना इसका करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर इज
करेक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें ताजमहल एक अद्भुत नमूना है। इसे हम क्या कहेंगे कि ताजमहल एक शिल्प कला का अद्भुत नमूना है। ताजमहल एक स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। ताजमहल एक चित्रकला का अद्भुत नमूना है। ताजमहल एक मूर्ति कला का अद्भुत नमूना है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर मतलब शिल्प कला, स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्ति कला। तो इसमें आपके करेक्ट आंसर होगा बी। मतलब ये शिल्प कला होती है जो कपड़ों पे बनाई जाती है। और चित्रकला तो आप देखते हो, जानते हो चित्रकला, हम जो चित्र बनाते हैं, ड्राइंग करते हैं, उसे चित्रकला कहते हैं। मूर्ति कला जो हम पत्थरों से निर्मित करते हैं हमारे घरों में रखने के लिए, उसे मूर्ति कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी इज राइट आंसर। तो चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसमें प्रयुक्त सही अलंकार का चयन करना। तो हमें इसमें अलंकार देखना है कि कौन सा अलंकार इसमें है। चलो क्वेश्चन को पढ़ो। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पे आवे। समझेगा मतलब इसमें मन को बताया गया है, मतलब इसमें मन को रूप दिया गया है। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा, ये उपमा अलंकार होगा। इसमें उपमा अलंकार होगा। इसमें उपमा में हम किसी चीज़ पर मतलब हम उसे यहाँ सजा धजा के बोलते हैं। हमने जैसे इसमें मन को कहा ना कि मन उड़ रहा है हमारा, जैसे हम मन को हम देख तो नहीं सकते लेकिन वो विचार तो कर सकते, कुछ भी कुछ सोच सकता है। तो इसलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो आपको इसमें शुद्ध शब्द चुनना है। शुद्ध शब्द कौन सा है इसमें, शुद्ध शब्द श्याम, समान, सुसमृद्ध, स्थविर, मतलब स्थविर। तो इसमें आपका शुद्ध शब्द कौन सा होगा, स्थविर। सुसमृद्ध ये इसमें गलत है, समान ये गलत है, श्याम ये गलत है। सॉरी इसमें हमें अशुद्ध वर्तनी को ढूंढना है ना, सॉरी गलती हो गई। तो इसमें हमें अशुद्ध वर्तनी को ढूंढना है। तो देखो श्याम तो करेक्ट है, समान भी करेक्ट है, सुसमृद्ध भी करेक्ट है। सु यानी एक तो जो किसी काम के लिए काबिल और एक बहुत ही ज़्यादा काबिल हो तो उसे सुसमृद्ध कहते हैं। और समान आप सब जानते हैं सभी। और श्याम हमारे कृष्ण कन्हैया को आप जानते हैं, जिसे हम श्री श्याम के नाम से कई सम्मान लेके आते हैं, उसे भी आप शायद नोटिस किया होगा तो आपको पता होगा। और ये स्थविर ये आपका गलत आंसर है, मतलब राइट आंसर होगा डी इज करेक्ट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कि करण अधिरथ सूत कहा जाता है। अधिरथ का अर्थ क्या होगा। तो इसमें अधिरथ का अर्थ देखो आप, रथ हाँकने वाला, रथ बनाने वाला, या कोषाध्यक्ष, चौकीदार। तो इसमें आपका सही आंसर कौन सा है, बताओ देखिए।
तो रथ को हाँकने वाला सूत पुत्र, उसे कर्ण को सूर्य पुत्र भी कहते हैं। तो रथ को हाँकने वाला एज करेक्ट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य चुनिए। आपको शुद्ध वाक्य पहचानना है। वाक्य पढ़े होंगे ना आपने, तो चलो बताओ, देखिए आंसर। माँ बच्चे को दूध दाय से पिला रही है, पिला रही है। माँ बच्चे को दूध दाय से पिलवा रही है। माँ बच्चे को दूध दाय से पी रही है। माँ बच्चे को दूध दाय से चखा रही है। तो इसमें आपको सही आंसर बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होना है? वाह, सभी बच्चों के इसके आंसर सही आ रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब आप मेहनत तो करते हो। है ना? हाँ बिल्कुल। इसमें आपके दाई का अर्थ होता है दासी, यानी कि वो दासी से बच्चे को दूध पिलवा रहे। दासी से कहा कि तुम बच्चे को दूध पिलाओ। तो इसमें करेक्ट आंसर रहने वाला आपका बी। बी इज करेक्ट आंसर। यानी कि माँ बच्चे को दासी द्वारा दूध पिलवा रही है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द असुर शब्द का विलोमार्थक है? यानी कि असुर का हमें विलोम शब्द देखना है। तो विलोम शब्द बताओ, देखे। देवता, सुर, यक्ष, मानव। तो असुर का विलोम शब्द कौन सा होगा? सुर तो देखो ये असुर का है ही पर्यायवाची। यक्ष मानव मनुष्य का पर्यायवाची है। और देवता, ये देवता इसका विलोम शब्द है। सॉरी यार, थोड़ी गलती हो गई। सॉरी। एक बार फिर से चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द असुर शब्द का विलोमार्थक है? मतलब विलोमार्थक हमें इसका, हाँ सॉरी वो सही था लेकिन मैंने कुछ गलत कर दिया। इसका हमें विलोम शब्द ढूंढना है। तो देवता, तो इसका विलोमार्थक होगा सुर। करेक्ट आंसर इज बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वेद शब्द का अनेकार्थ नहीं है? अनेकार्थ ढूंढना हमें। फूट, रहस्य, छेदन, देर। तो ढूंढो, देखिए इसके आंसर। भेद यानी रहस्य खोलना, छेदन करना, फूट। समझे कुछ? तो शायद मेरे हिसाब से तो सभी बच्चों के आंसर इसमें करेक्ट आने चाहिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। सभी का आंसर डी आ रहा है। डी इज करेक्ट आंसर। भेद का मतलब देखो, कोई चीज़ फूट जाती है, हम कहते हैं ना इसका भेद फूट गया, इसका रेशे निकल गया। छेदना मतलब छेदन। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ण न, में तथा कर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? बोलते हैं ना न, में, ण, वर्ण। देखो मैंने बोल के बता दिया, आप तो समझ गए होंगे। अब बताओ, देखिए इसके जल्दी से आंसर कौन सा होने वाला है। वाह, सभी बच्चों के वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सभी के आंसर राइट आ रहे हैं। तो नासिक, हम इसे नासिका द्वारा बोलते हैं। जैसे हम अपने नाक बंद करके बोलते तो हम इसका उच्चारण ठीक ढंग से नहीं कर पाते। तो ये नासिक है।
चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा? पंख, पंछी, पंक्ति, पक्षी। तो अब देखो, पंख, पंख कैसा है? पंख है, अच्छा, तो मतलब ये अच्छा है, तो इसमें स्त्रीलिंग का तो कोई मतलब ही नहीं होगा। पंछी, पंछी कैसा है? पंछी अच्छा है। पंक्ति, ये पंक्ति अच्छी है, पंक्ति अच्छी है। पक्षी, पक्षी अच्छा है, अच्छी थोड़ी ना होगी, पक्षी तो अच्छा ही होगा। तो आपके करेक्ट आंसर रहने वाला है सी इज करेक्ट आंसर। सभी बच्चों के आंसर करेक्ट आ रहे हैं। आप इसी तरह अपनी मेहनत को आगे बढ़ाते रहो और अपने पेरेंट्स के सपने जल्दी से जल्दी पूरा करो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो ये देखो, इसमें है भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक माना जाता है। तो इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक कवि माना जाता है, साहित्यकार माना जाता है, नाटककार माना जाता है, या कथाकार माना जाता है। तो इसमें आपके करेक्ट आंसर कौन सा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को जानते होंगे ना आप सभी? हाँ, तो जल्दी से इसका आंसर बताओ। तो इसे हम साहित्यकार पढ़ते हैं। जिसने 11th-12th में साहित्य लिया उसे तो पता ही होगा। हाँ देखो, इसमें कई बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, गुड। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बादलों के समूह को क्या कहते हैं? तो इसमें बादलों के समूह को राशि, गुच्छा, घटा या अंबार। तो इसका आंसर बताओ। कई बच्चे ए दे रहे, कहीं बी दे रहे, कहीं डी दे रहे, एक दो बच्चों का सी भी आ रहा है। बताओ देखिए जल्दी से अपना आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला सी इज करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने सी आंसर दिया उनका बिल्कुल राइट है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित अनेक शब्दों के बदले एक शब्द लिखिए। यानी कि हमें एक वाक्य को एक शब्द में समेटना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ देखिए। नप्पा तुला खर्च करने वाला, मतलब इसका कुर्बन, मितभाषी या मितव्ययी, कंजूस। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसमें आपका सी करेक्ट आंसर रहने वाला है, मितव्ययी। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नास्तिक शब्द का सही अर्थ क्या है? जिसका कोई अस्तित्व ना हो, इस पर ईश्वर पर विश्वास करने वाला, इस पर ईश्वर पर विश्वास नहीं करने वाला, उपरोक्त में से कोई नहीं। नास्तिक यानी कि इसमें ना प्लस आस्तिक। तो इसमें पहले ही ना आ गया, तो इसमें ना का तो मतलब नहीं रहेगा। तो अब तो इसका आप आंसर बता ही सकते हो जल्दी से। तो इसका आंसर है सी इज करेक्ट आंसर।
सी। हाँ, सी आंसर आपका इसमें। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैंची किस भाषा का शब्द है? बताओ देखिए। कैंची तुर्की, पश्तो, जापानी या अरबी? कैंची किस भाषा का शब्द है? कैंची है तुर्की भाषा का शब्द। कैंची लिखते हैं ना ऐसे, कैंची, इसे हम तुर्की भाषा से लिखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? बताओ देखिए जल्दी से आंसर। तो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है ए, बांध। बांध एक तद्भव शब्द है। ए आंसर इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन हमारा आज के लिए इतना काफ़ी रखेंगे हम। ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे और इसका आंसर जल्दी से आप सभी को बताना है। पहले मैं नहीं बताऊंगी, जब तक आपका क्वेश्चन आएगा तब तक मैं वेट करूँगी, आंसर आएगा तब तक। चलो बताओ जल्दी से। देखिए, उद्गम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? जिसे हम यानी कि उत प्लस गम, तो इसका आंसर होगा या उद प्लस गम। तो इसमें आपका डी करेक्ट आंसर होगा। डी इज करेक्ट। हाँ, पहले बच्चों ने ए दिया था लेकिन ए गलत है। ए नहीं होगा इसमें, उद नहीं लगेगा, इसमें उद लगेगा। द बन के उद्गम बनेगा ना ये। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर